जब किसी स्टॉक का प्राइस नीचे जाने लगता है, बड़ी उत्सुकता होती है कि और खरीद लेते हैं और खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपका एवरेज कॉस्ट ऑफ ओनरशिप नीचे जाने लगता है, कम होने लगता है। लेकिन क्या ये स्ट्रैटेजी चलती है? क्या एक अलग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी जा सकती है टू गेट लॉन्ग टर्म रिटर्न्स? जानेंगे इस वीडियो में, और उसके लिए एक्सेल खेलते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है जिसको बोलते हैं एवरेजिंग। और एवरेजिंग क्या होता है, इसको थोड़ा सा जानते हैं पहले। तो फर्स्ट करिए कि आपने कोई स्टॉक एक दाम पे खरीदा है 100 रुपए पे, एंड आपने उसके 10 शेयर खरीद लिए, तो आपने 1000 रुपए उस पर खर्च करे। अब वो 100 रुपए का दाम 90 रुपए हो जाता है, एंड आपको लगता है अरे मेरा जो एवरेज 100 रुपए का दाम था वो कम हो सकता है। अगर मैं 90 रुपए में 10 और शेयर खरीद लूं तो अब मैं 900 रुपए में ही 10 शेयर खरीद पाऊंगा, तो मेरे पास 20 शेयर हो जाएंगे एंड वो 1900 रुपए में होंगे। तो मेरा एवरेज कॉस्ट पर शेयर कितना बैठा? 1900 डिवाइडेड बाय 20, जो कि है 95 रुपीज। तो जो शेयर मैंने 100 रुपए का खरीदा था, अब वो ऑन एन एवरेज 95 रुपीज का पड़ता है। तो अब मैं 100 पैसे बना सकता हूं, एंड दिस इज व्हाट एवरेजिंग इज। समझते हैं एक्सेल शीट के थ्रू। तो स्टॉक ना अज्यूम करके म्यूचुअल फंड अज्यूम करते हैं, एंड देखते हैं म्यूचुअल फंड की एक एनएवी है, ठीक है, एंड लेट्स से वो एनएवी अभी 20 रुपए है। आप वैल्यू 5000 रुपए खरीदते हैं, तो आपने कितने यूनिट्स खरीदे? 250 यूनिट खरीदे। अब फर्ज करिए कि ये जो एनईवी है ये 5% से गिरती रहती है, तो गिर गिर के 13.26 की हो जाती है, एंड आप वही 5000 के म्यूचुअल फंड खरीदे जा रहे हैं। एंड फर्ज करिए यही आपने 10 बार किया, तो मतलब 10 बार वो यूनिट गिरता रहा, आपने वही 5-5 हजार रुपए डाले, आपने वो यूनिट खरीद लिए, तो अब आपके पास वो 50,000 रुपए की जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है, 5-5 हजार रुपए 10 बार, उसके चलते 3180 यूनिट्स के करीब गए। एंड इसको अगर हम एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, दैट विल बी बेसिकली आपके 50,000 रुपए डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स, एंड दैट कम्स टू 15.7 रुपीज। अब ये लगता है बहुत बढ़िया, हमारे को पहला यूनिट जो है वो 20 रुपए का मिला था, लेकिन अब हमारे को 3100 यूनिट मिल रहे हैं, और वो भी सिर्फ 15.5 रुपए के आसपास। तो ये तो मुनाफा हुआ। साइकोलॉजिकली यू फील अरे वाह, दिस इज लाइक अ गुड डील, बट इट मे नॉट बी। बहुत सारी खामियां। खामी नंबर 1, एक्सपोजर। आपको जहां सिर्फ 5000 रुपए इन्वेस्ट करने थे, वहां आप इमोशनली फंसकर हर एक डिप पे 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर बैठे। तो आप जहां 5000 रुपए उस म्यूचुअल फंड में एक्सपोज थे, अब आप 50,000 रुपए का पोर्टफोलियो लेके बैठे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है, पहले जब ये यूनिट 20 से 19 रुपए गिरा, जो कि एक 5% का लॉस था, तो आपकी यूनिट की वैल्यू जो 250 रुपए थी, सॉरी जो 250 यूनिट थी इंटू 19, 4750 रुपए। तो नोशनल लॉस, एक्चुअल लॉस नहीं, नोशनल लॉस कितना था? 5000 रुपए जो आपने डाले हैं, जो कि 4750 रुपए हो चुके हैं, मतलब 250 रुपए का नोशनल लॉस, राइट? लेकिन आज क्योंकि आप ये सारे यूनिट खरीद चुके हैं, अगर ये 1260 का एक और गिर के 11.97 हो गया, तो ये जो आपके 3180 यूनिट के करीब हैं, इनकी वैल्यू होगी 38,119 रुपीज, मतलब एक्चुअल लॉस ऑफ 11,880। तो जहां आपका पहला वाला लॉस सिर्फ 5% था, क्योंकि वो नोशनल था, अभी का आपका लॉस 24% हो चुका है। दैट मीन्स नोशनल लॉस ट्रांसलेट होके एक एक्चुअल लॉस बन चुका है। खामी नंबर 3, आपका ये कैपिटल ब्लॉक हो गया, क्योंकि अभी भी ये लॉस में ही है ना। आपका 15.7 है, तो अगर आप इसी 15.7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 रुपये बैठे, विच इज बेसिकली द प्राइस। तो आप इससे आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन अभी का दाम कितना है? अभी का दाम 12.6 है, विच मीन्स आपके कॉस्ट को रिकवर करने के लिए ही इस म्यूचुअल फंड को 12 रुपए 60 पैसे से लेके 15 रुपए 70 पैसे तक जाना पड़ेगा, एंड दैट इज अ गेन ऑफ 24.6%। तो जो आप ये सारे स्टॉक लेके बैठे हुए हैं, इसको जब तक 25% गेन नहीं होगा, आप जकड़ के रखेंगे, तो आपने अपने 50,000 रुपए भी फंसा दिए। एंड सबसे बड़ी खामी,
जो हम अक्सर भूल जाते हैं when it comes to averaging. फर्ज करिए आप इस इन्वेस्टमेंट पे 20% रिटर्न कमाना चाहते थे, विच मीन्स इस 50,000 रुपए पे आपको 1.2 60,000 रुपए चाहिए. अब इस 60,000 रुपए को लाने के लिए आपके यूनिट्स जो हैं, जो कि 3,183 यूनिट्स हैं, they will have to be valued at around 18.84%. And that means current price of 12.6 से 18.84 जाने के लिए the mutual fund or the stock will have to increase by nearly 50%. तो जब लॉस होता है ना, वापस उस पे गेन लाने के लिए that gain is significantly higher than what was the base in the beginning itself. And that is why averaging may not be the right approach. In fact, निखिल कामत, जो कि Zerodha के फाउंडर हैं, अक्सर अपने ट्वीट्स में, अपने पोस्ट में बोलते रहते हैं कि यार एवरेज डाउन मत किया करो, क्योंकि जितना एवरेज डाउन करोगे उतना तुम्हें लगेगा कि मैं बहुत सारा बटोर रहा हूं यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स, लेकिन यू आर ऑल्सो मेकिंग इट हार्डर फॉर योरसेल्फ टू जनरेट अ रिटर्न, क्योंकि अब उसी स्टॉक को, उसी म्यूचुअल फंड को फिनोमिनली परफॉर्म करना पड़ेगा टू गिव यू इवन अ रीजनेबल रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट. अब अगर एवरेजिंग डाउन नहीं चलती है तो क्या चलता है? एंड दैट इज एवरेजिंग अप, लेकिन एवरेजिंग अप विद अ ट्विस्ट. एंड दैट टेक्निक और स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड पिरामिडिंग. पिरामिडिंग क्या होता है? तो पिरामिड आप देखेंगे, अगर 2 डायमेंशनल एक ट्राइंगल है जिसका बेस या तट जो है वो सबसे चौड़ा है, एंड धीरे धीरे जैसे वो ऊपर जाता है आप उसको नैरो करते रहते हैं. सेम वे स्टॉक या म्यूचुअल फंड जब आप खरीदते हैं एंड अगर वो ऊपर जाने लगे तो देन स्टार्ट बाइंग, बट बाय इन लेसर एंड लेसर क्वांटिटीज. ये कैसे होता है? चलिए इसको भी देखते हैं, तो डुप्लीकेट करते हैं एंड विल एट द ट्विस्ट. तो फर्ज करिए म्यूचुअल फंड एनएवी 20 रुपए का था एंड नाउ इट स्टार्ट्स गोइंग अप बाय 5%. ठीक है, एंड वही 10 बार इसको ऊपर ले जाते हैं, तो 20 से वो 31 रुपए चले जाता है, क्योंकि वो 10 बार 5% से बढ़ चुका है. पहले आपने 5,000 रुपए के 250 यूनिट खरीद लिया. अब इसके बाद आप 5,000 रुपए नहीं खरीदेंगे, आप इसको भी कम करते रहेंगे. एंड लेट्स डू दैट बाय अगेन 5% डिक्लाइन. तो हम 5,000 से 3,150 रुपए तक जाएंगे एंड उसके चलते हम यूनिट्स खरीदेंगे. सो द सेम मैथ नाउ इज द फॉलोइंग. आप 50,000 रुपए नहीं, करीब 40,126 रुपए टोटल इन्वेस्ट करेंगे. उसके चलते आप 1,660 यूनिट्स लेंगे एंड द एवरेज प्राइस ऑफ दैट यूनिट विल बी 24.17. नाउ व्हाई डज दिस वर्क? नंबर 1, because of this approach you're already sitting on a return. How? क्योंकि आपका करंट वैल्यू कितना है? 31 रुपए. So if you were to multiply this 1,660 which are the number of units into the current value, which is 31, you are at 51,507 rupees, which is a return on your total investment of 40,000, 28.36%. तो पहले ही रिटर्न आ गया है. एंड दिस इज नॉट सम थियोरेटिकल आर्ग्यूमेंट, ये एक्चुअल रियलिटी में होता है. Because you keep averaging up but with reducing quantity, आप जिस पॉइंट पे भी रुकते हैं वो स्टॉक उस पॉइंट पे पहुंच के और जो भी यूनिट्स आपने बटोरे हैं उसको मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी आपको अपने बेस इन्वेस्टमेंट पे एक रिटर्न प्रोवाइड करता है. दिस इज ऑल्सो द बेसिस फॉर नॉट एंटायरली बट टू सम एक्सटेंट मोमेंटम स्ट्रेटेजी, जो कि मेरी फेवरेट स्ट्रेटेजी है व्हेन इट कम्स टू स्मॉल केसेस. मोमेंटम स्ट्रेटेजी क्या होती है? वो ये बोलता है कि जब एक स्टॉक राइज कर रहा होता है तो it is seen that there is momentum in the stock price. So if it's rising, it will continue to rise for some more period before it falls. And उस period में where it continues to rise or it has momentum, you bet on that stock. तो बहुत ही short term price driven movement होता है, but of course taking into consideration a lot of things कि company की quality अच्छी है, management अच्छा है, revenue blah 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 blah. So of course there are experts who do that. Capital Mind, Weekend Investing, जो 2 small case managers हैं that I use, ये recommendation नहीं है, it's just the reality of what I use. तो वो यही काम करते हैं.
कि यार कौन कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिनका मोमेंटम ऐसा है कि हम उनके छोटे से पीरियड ऑफ मोमेंटम में बेट कर सकते हैं, सो दैट इट कीप्स गिविंग अस अ रेट ऑफ रिटर्न. बट व्हाट आर दे डूइंग? दे आर आल्सो एवरेजिंग अप इन सम वे. आज खरीद लिया, कल बढ़ रहा है और खरीद लिया, परसों बढ़ लिया और बढ़ रहा है और खरीद लिया, तरसों और खरीद लिया. फिर जब गिरने लगेगा रुक जाओ, फिर से अगर गिरेगा शायद फिर से रुक जाओ, फिर से अगर गिरेगा बेच दो एंड कोई दूसरा मोमेंटम स्टॉक खरीदो. आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स, बट दिस इज हाउ मोटा मोटा द पिरामिडिंग स्ट्रेटजी वर्क्स, irrespective of the core strategy that's behind it. अब पिरामिडिंग की अच्छी चीजें क्या हैं? नंबर एक, आप हर एक इंक्रीज पे अपना वैल्यू एट रिस्क या कैपिटल एट रिस्क कम कर रहे हैं. सो ऐसा नहीं है कि 5,000 है तो अगली बार भाई तेरा 10,000 का खरीदेगा, लाइक ऐसा कुछ नहीं है. 5,000 है उसके बाद कम, फिर और कम और कम और कम और कम, बिकॉज यू डोंट रियली नो कि ये प्राइस मूवमेंट जो है ये क्यों हो रही है, एंड यू आर एसेंशियली ड्रिवन बाय दैट प्राइस, सो यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ लेसर एंड लेसर. नंबर 2 अच्छी चीज, जैसे मैंने पहले ही बताया कि irrespective of where you stop, you are almost always in the positive with a positive rate of return, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही यही है कि आप राइज पे खरीदते रहेंगे एंड आपका एवरेज जो होगा वो उस करंट प्राइस से यूजुअली कम होगा, सो यू विल ऑलरेडी बी सिटिंग ऑन अ एवरेज कॉस्ट लोअर देन द एक्चुअल करंट प्राइस. अब अगर ये स्ट्रेटजी आप अपनाना चाहते हैं, नंबर 1, आई वुड नॉट रेकमेंड दिस फॉर स्टॉक्स, फॉर अ सिंपल रीजन कि मैं जनरली स्टॉक बाइंग रेकमेंड नहीं करता हूं. 1, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज, जो शायद आपके पास नहीं है, मेरे पास तो डेफिनेटली नहीं है. बहुत वक्त लगता है, बहुत सारा एक्सपीरियंस लगता है, बहुत सारा अच्छे से इवेल्युएट करना होता है, वेदर इट्स फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस. सो इफ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट, देन पिकिंग जस्ट वन स्टॉक क्योंकि किसी अंकल ने बोला था या कहीं किसी कोई वीडियो देख लिया था या कोई रिपोर्ट पढ़ ली थी या कहीं कोई टिप मिल गया था, इज नॉट अ स्मार्ट स्ट्रेटजी. आई वुड ऑलमोस्ट ऑलवेज कि हाँ, थोड़े से कम रिटर्न में अगर आपको एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स अप्रोच मिल सकता है, दैट इज अ बेटर थिंग, क्योंकि आपका एक्सपर्टीज उसमें नहीं चाहिए, आपका सिर्फ पैसा एंड कंसिस्टेंट डिप्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल चाहिए. Mutual fund is a good example. Small case is a good example. So you can replicate this the exact thing for mutual funds as well, जैसे कि हमने किया है NAV में. And मैं भी अक्सर ये करता हूँ. So मेरा mutual fund strategy बहुत clear है. I have a SIP investment that I keep making. हर महीने की 5 तारीख को वो जाता है, whatever is that quantum, and the mutual funds that I have. But I also make lump sum investments. And वो lump sum investments at triggers होते हैं. तो अगर कोई भी mutual fund for whatever reason एक परसेंटेज से ज्यादा बढ़ता है फॉर अ डे, आई हैव दीज ट्रिगर्स कि जाके और खरीद लो. इनफैक्ट आई लव टू शो यू व्हाट दैट परफॉर्मेंस मीन्स. शायद अगला वीडियो हम इसी पे बना सकते हैं. इनफैक्ट मैंने अभी हाल ही में देखा था, ईटी मनी ने बड़ा अच्छा एक वीडियो बनाया था ऑफ डोंट बाय ऑन ऑल डिप्स करके, कि जब भी मार्केट गिरती है तब यूजुअली लोग बहुत खरीद लेते हैं, तो क्या होता है. आई डिड दैट एनालिसिस, मेरा थोड़ा सा अलग रिजल्ट आया था उनसे, बट आई लव टू शो यू दैट एनालिसिस कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप डिप पे एट द राइट इंटरवल एट द राइट अमाउंट कुछ खरीद लेते हैं इन एडिशन टू योर एसआईपी, इट कुड गिव यू हायर रिटर्न्स. बट एनीवे, द लार्जर पॉइंट इज कि मेरी स्ट्रेटजी है म्यूचुअल फंड, एसआईपी एंड लंप सम इन्वेस्टमेंट्स व्हेन देयर इज अ मोमेंटम इन दैट स्टॉक दैट इज हैपनिंग विद लेसर एंड लेसर क्वांटिटीज इन्वॉल्व. इसके चलते there is a nice happy deployment that happens. So how can you replicate this strategy? Number 1, start small. जज्बात पे नहीं बहना है, रातों रात ये करने की जरूरत नहीं है. रातों रात कोई करोड़पति नहीं बनता है जब तक कोई लॉटरी की टिकट नहीं जीतता. The best way to get rich is to get rich slowly. तो आप छोटे से अमाउंट से शुरू करेंगे एंड जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, you will start deploying more and more quantities for दिस स्ट्रेटजी. बहुत क्लियर ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करिएगा. जैसे मैंने बताया कि मेरे म्यूचुअल फंड में कितने प्राइस से वो बढ़ता है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिगर. इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट म्यूचुअल फंड. एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के लिए ट्रिगर अलग होगा, मिड कैप के लिए अलग होगा, स्मॉल कैप के लिए अलग होगा, क्योंकि उनकी वॉलिटिलिटी या उतार चढ़ाव अलग होते हैं. सो यू विल ऑल्सो हैव टू आइडेंटिफाई डिफरेंट ट्रिगर्स कि अगर एक स्टॉक है या एक म्यूचुअल फंड है, अगर वो 10% से बढ़ गया तो मैं कितना खरीदूंगा, 5% से बढ़ गया तो कितना खरीदूंगा, 2% से बढ़ा तो खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा. ऑल ऑफ दोज डिसीजंस हैव टू बी मेड एंड मेड मैथमेटिकली. नंबर 3, ये एक्सेल शीट तो बहुत अच्छी लग रही है कि 5% से हर चीज बढ़ी जा रही है, लेकिन असली जिंदगी में ये नहीं होता है. सो देयर विल ऑलवेज बी इक्वेशंस वेयर आप एक्सपेक्ट तो कर रहे थे बढ़ेगा, लेकिन वो घटना शुरू हो गया. उसको प्रिवेंट करने के लिए, नॉट कि घटना प्रिवेंट हो सकता है, बट योर लॉस
ज्यादा ना हो जाए, यू अप्लाई समथिंग कॉल्ड स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब बहुत सिंपल है, स्टॉप योर लॉस। तो फर्ज करिए आपने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी है एंड आपका एक्सपेक्टेशन था कि ये 105 110 तक चला जाएगा, लेकिन फॉर व्हाटएवर रीजन वो 90 रुपए चला गया एंड यू लाइक नहीं 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 वेट करते हैं, 105 110 तक जाएगा। फिर वो 85 चला गया, नहीं 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 वेट करते हैं, अब तो वैसे ही पैसे डूब गए हैं तो अब तो मुनाफा बना के ही रहेंगे, वेट करते हैं 100 रुपए तो कम से कम हो जाए। फिर वो 80 रुपए चला गया एंड आपका दिमाग ही खराब हो रहा है, अब मतलब अब तो मैं वेट करके ही रहूंगा क्योंकि अब तो 80 रुपए हो गया है, 20 रुपए या 20% तो वैसे ही मेरा घाटा हो चुका है, अब तो पक्का ही पैसे बना के निकलेंगे। नॉट द स्मार्ट वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट। मोस्ट वेरी स्मार्ट इन्वेस्टर्स ऑलवेज हैव अ स्टॉप लॉस व्हिच सेज, लेट्स से द स्टॉप लॉस इज 10%, कि मैंने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये 105 110 तक जाएगा, लेकिन अगर फॉर वट एवर रीजन ये 10% गिर गया, बेच दो। I will take that loss and I will stop my loss. This is extremely critical अगर आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं। स्टॉप लॉस आपकी जिंदगी बचा सकता है। Whether it's F&O, whether it is delivery, anything that can lead to a loss which you can't bear, stop it much before that. तो stop loss for pyramiding. अब मैंने एवरेजिंग डाउन को ना थोड़ी सी गालियां दे दी हैं, बट आई वांट टू शेयर अ फ्यू केसेस जहां एवरेजिंग इज एक्चुअली नॉट अ बैड स्ट्रेटजी। नंबर 1, एसआईपी इन्वेस्टिंग। एसआईपी इन्वेस्टिंग में यू नॉट रियली टेकिंग इनटू अकाउंट कि मार्केट अप है या डाउन है ऑन द डेट ऑफ योर एसआईपी, राइट? आप बोल रहे हैं यार जो भी प्राइस है आप खरीद लो, एंड दैट वर्क्स रियली वेल क्योंकि उसमें दिमाग कम लगाना होता है, कंसिस्टेंसी आती है, डिसिप्लिन आता है। तो हर महीने की 5 तारीख को आपका पैसा चला गया, एंड चाहे मार्केट ऊपर है नीचे है, यू डोंट केयर। सो व्हाट इट डज इज इट डज एवरेज आउट द कॉस्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन व्हेन इट कम्स टू कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग। नंबर 2, अगर कोई बहुत टेम्पररी मार्केट ओवर रिएक्शन हो रही है, व्हाट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दैट? अब मैं बोलना तो चाहता हूं कोविड, लेकिन यार हाइंडसाइड में तो लगता है कि टेम्पररी ओवर रिएक्शन थी, बट हु न्यू? लाइक जब वो मार्च 2020 में मार्केट कोलैप्स हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे यूनिट्स खरीदे थे, बहुत सारे स्टॉक्स खरीदे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यार फंडामेंटली ये कंपनी अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ हो गया है दुनिया में तो इसकी वजह से पूरा मार्केट ही कोलैप्स हो गया है, बट नथिंग रियली हैज गॉन रॉन्ग विद दिस कंपनी, सो आई विल बाय बिकॉज आई बिलीव इन दैट, एंड दैट एक्चुअली टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी स्मार्ट थिंग, because a lot of people made a lot of money buying in the dips because of COVID. तो जैसे मैंने बताया कि पास्ट में देख के अपने आप को शाबाशी देना तो बहुत आसान होता है। Whether it's something that you do or not, I would still say take a call. अगर आपको लगता है कि यार कुछ ऐसा है जो एक टेम्पररी ओवर रिएक्शन है, जिस बात की वजह से मार्केट पूरी ही डाउन हो गई है, लेकिन कंपनी का फंडामेंटल नहीं बढ़ा है, ये चेंज हुआ है, यू कुड कंसिडर बाइंग इनटू दैट डिप। इनफैक्ट इट विल बी अ स्मार्ट मूव इफ यू नो दैट योर रीजंस आर स्ट्रांग। एंड फाइनली वन मोर रीजन फॉर एवरेजिंग, रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग का मतलब हर एक इंसान की एक एसेट एलोकेशन होनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन देयर रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जैसे 44 साल का हूं, इफ आई डिप्लॉय माई मनी, आई कैन नॉट बी डिप्लॉइंग माई मनी द सेम वे एज अ 24-year-old। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेवारियां ज्यादा हैं, मेरे आने वाले खर्चे बहुत बड़े बड़े हैं, मेरे को मेरी रिटायरमेंट की प्लानिंग बहुत सीरियसली करनी है। ऑल ऑफ दोस थिंग्स डोंट अप्लाई नेसेसरली टू अ 24-year-old। वो शायद अपने लिए या अपनी इमीडिएट फैमिली के लिए ही अभी जिम्मेदार हैं। दे डोंट हैव रियली बिग एक्सपेंसेस इन द फ्यूचर। घर खरीदना या बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट बहुत बाद में है। रिटायरमेंट के लिए 30-35 साल है। So they can take a lot more risk than somebody in their 40s can. अब इसी के चलते a large part of my investments or anyone in their 40s should be in safer assets. तो मैं अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो निफ्टी 50 में ज्यादा करूंगा, स्मॉल कैप में कम करूंगा। अगर कोई 20-year-old है तो वो निफ्टी 50 में थोड़ा कम कर सकता है, स्मॉल कैप में ज्यादा कर सकता है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म के लिए स्मॉल कैप टेंड्स टू गिव मच बेटर रिटर्न देन से निफ्टी 50। नाउ इफ आई हैव टू रीबैलेंस, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार 30s में मैंने बहुत सारा अपना स्मॉल कैप में डाल दिया, उसका एक अच्छा सा परफॉर्मेंस भी आ चुका है, लेकिन अब 40s में मेरे को थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहिए। सो आई विल सेल सम ऑफ दैट स्मॉल कैप
and buy some of that Nifty 50, irrespective of what that price is at that point of time, to rebalance or readjust the asset allocation. That is one reason जब आप अपनी एवरेजिंग को डिप्लॉय कर सकते हैं. अब इन दोनों स्ट्रेटेजीज में कुछ कुछ गलतियां हैं जो लोग अक्सर करते हैं, and I wanna be mindful of that. नंबर 1 सबसे बड़ी गलती इमोशनल डिसीजन मेकिंग. जज्बात में, यार मेरे पैसे डूब रहे हैं, मैं डूबने नहीं दूंगा, वेट करता रहूंगा, या मेरे पैसे बहुत बढ़ गए हैं और बढ़ेंगे तो बेचते नहीं हैं. यू हैव टू बी ऑलमोस्ट ऑलवेज वेरी ऑब्जेक्टिव. एक टारगेट रिटर्न रखिए, जब वो टारगेट रिटर्न हिट हो जाता है सेल. एक टारगेट स्टॉप लॉस रखिए, जब वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है सेल. एंड दैट विल बी हाउ यू शुड थिंक अबाउट योर पोर्टफोलियो. नंबर 2, ओवर कमिटिंग कैपिटल. किसी भी चीज में अपनी हैसियत से ज्यादा पैसे मत डालिए. किसी से कर्ज लेके पैसे मत डालिए, किसी से लोन लेके पैसे मत डालिए, किसी और का पैसा मत डालिए. Always your money, and always money that you can afford to lose or not have for a really long period. नंबर 3, जैसे ऑलरेडी बताया था, निगलेक्टिंग स्टॉप लॉस. स्टॉप लॉस बहुत 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 जरूरी है. अपने लॉसेस को प्रिवेंट करिए. बहुत सारे लोग जितना भी रिटर्न कमा लें वो पैसे खर्च नहीं कर सकते, लेकिन जिंदगियां, परिवार पूरे के पूरे उजड़ जाते हैं अगर वो अपने लॉस को रोक नहीं पाते. सो अ लॉस इज फार फार हार्शर देन द जॉय ऑफ अ गेन. प्लीज वो गलती मत करिए ऑफ नॉट हैविंग अ स्टॉप लॉस. तो ये था एवरेजिंग डाउन और पिरामिडिंग अप. आई होप ये दोनों स्ट्रेटेजी स्टॉक्स खरीदने के लिए, म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए, या किसी भी और एसेट को खरीदने के लिए आप समझ चुके हैं. विद दैट नोट, अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ. मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है. आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon. इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं. ऑडियो बुक, हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट. ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए.